नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 6 जो ट्राइंगल है उसकी जो पहली प्रश्नावली है 6.1 उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको क्लास के एंड तक इसके साथ में बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर नए हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी प्रश्नावली 6.1। इसके बारे में हमने जो भी बेसिक जानकारी थी वो हमने प्राप्त कर ली थी, जिसके अंदर हमने अभी तक बीपीटी पढ़ा है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी पढ़ा है, सर्वांग सम, समरूप, ये सारा हम पढ़ चुके हैं और उसी के आधार पर हम प्रश्नावली 6.1 को पढ़ेंगे। देखते हैं, अपने पास सिंपल सी प्रश्नावली है 6.1 जिसके अंदर कुछ बातें लिखी गई है सर्वांग सम और समरूप के बारे में। अब समरूप और सर्वांग सम क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज के समरूप या सर्वांग सम होने की बात करते हैं तो वहां पर हमें दो चीजें देखनी है, एक तो उसके संगत कोण देखने हैं और संगत भुजाएं देखनी है। अब जो समरूप होता है और सर्वांग सम होता है, दोनों में जो संगत कोण होते हैं वो तो बराबर ही होते हैं, लेकिन जो संगत भुजाएं होती है वो समरूप के अंदर तो समानुपाती होती है जबकि सर्वांग सम के अंदर समान होती है। जब समान हो तब तो कहना है सर्वांग सम, और जब समानुपाती हो तब उसे कहना है समरूप। उसको हमने आकार और आमाप के हिसाब से भी पढ़ा था, साइज और शेप, कि जब शेप है वो बराबर है लेकिन साइज अलग अलग है, साइज क्या है अलग अलग जबकि शेप क्या है सेम है, तब हम कहते हैं कि वो समरूप है। और जब साइज और शेप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो जाए तब हम कहते हैं कि वो सर्वांग सम है। यानी बिल्कुल देखने में बिल्कुल एक जैसा हो, फोटोकॉपी हो, तब कहना है कि वो अपने पास सर्वांग सम है। जबकि देखने में एक जैसा नजर आ रहा है लेकिन उनके जो आकार है, मतलब उनके जो आमाप है वो कैसे हैं, अलग अलग है, उनकी जो साइज है वो कैसी है, अलग अलग है, तब हम कहेंगे कि वो अपने पास समरूप है। फिलहाल हम कोण और भुजा के आधार पर ही देखेंगे कि अगर संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं बराबर है, तब कहेंगे सर्वांग सम है, और संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तब कहेंगे वो समरूप है। देखना अपने पास लिखा हुआ है सभी व्रत होते हैं। अब जो सारे व्रत होते हैं वो अगर हम अलग अलग त्रिज्या लेकर व्रत बनाएंगे तो उनके जो साइज होंगे वो कैसे बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। लेकिन अगर हम उनके शेप की बात करें तो वो हमें दिखाई देने में एक समान लगेंगे, चाहे छोटा व्रत हो या बड़ा व्रत हो। जैसे यहाँ पर देखते हैं, कुछ शेप लेते हैं व्रत के। जैसे एक व्रत हमने ये बनाया है, एक व्रत हमने ये बनाया है। जब इनको देखते हैं तो दोनों की जो साइज है वो अलग अलग है, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन जब इनके शेप की बात करते हैं तो दोनों हमें कैसे नजर आ रहे हैं, गोल नजर आ रहे हैं। तो जिसके शेप आपस में बराबर हो, साइज अलग हो सकती है, साइज के समान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके जो शेप है वो क्या होने चाहिए, बराबर। इनके शेप है वो बराबर है लेकिन इनकी जो साइज है वो कैसी है, अलग अलग। तो जब शेप बराबर होते हैं, साइज अलग अलग होती है, तो उसको हम समरूप कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जो सभी व्रत होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो अपने पास सभी व्रत होते हैं क्या होते हैं, समरूप। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कि जो सारे व्रत होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, समरूप। अब इस चीज को हमें याद रखना है कि जो सारे व्रत होंगे वो हमेशा कैसे कहलाएंगे, समरूप। क्योंकि एग्जाम के अंदर अपने पास ऑप्शनल वाला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन समरूप आकृति नहीं है। वहां पर हमें हो सकता है 4 ऑप्शन दिए हो और उसके अंदर व्रत भी हो, तो हमें ध्यान रखना है कि व्रत अपने पास समरूप होता है। गलती से उस पर हमें टिक का निशान नहीं लगा देना है, ध्यान रखें। अगला है अपने पास कि जो सभी वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, यहाँ सर्वांग सम होते हैं। जब वर्ग की बात करते हैं तो अपने पास जो वर्ग बनेंगे वो एक तो ये हुआ वर्ग, और एक हम वर्ग बना रहे हैं ये, ठीक है। ये हमने जैसे 2 वर्ग बनाए हैं, जब इनको देखते हैं तो इनके जो शेप हैं वो हमें एक समान दिखाई देते हैं। शेप कैसे नजर आते हैं, एक समान। लेकिन जब इनकी साइज की बात करते हैं तो इसकी साइज कम है, इसकी साइज बड़ी है। अब देखना, अब जो समरूप और सर्वांग सम के नियम होते हैं उसके हिसाब से देखें तो उस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि इनके जो संगत कोण है वो बराबर है, क्योंकि इसके अंदर ये भी 90 है, इसके अंदर ये भी 90 है।
इसके अंदर ये 90 है, 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 इसके अंदर ये 90 है और इसके अंदर ये 90 है। यानी इनके जो संगत कोण है वो आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन संगत भुजाओं की बात करें, जैसे ये वाली भुजा छोटी है, ये वाली भुजा बड़ी है, लेकिन अगर ये भुजा मेरे पास 2 है, ये वाली भुजा कितनी है, 2, तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। अगर ये भुजा मैं 4 कहता हूँ तो ये भी मेरे पास 4, ये भी 4 और ये भी 4, सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, 4 4। यहाँ से अगर अनुपात निकाले तो इन भुजाओं का अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, 2/4, यानी मान कितना आएगा, 1/2। अगर इसका और इसका अनुपात निकालेंगे तो 2/4 आएगा, 1/2। इसका और इसका अनुपात निकाले तो 2/4 कितना आएगा, 1/2। इसका और इसका अनुपात निकाले तो 2/4 कितना आएगा, 1/2। मतलब जो चारों भुजाएं थी, जब उनका आपस में अनुपात निकाला है इस दूसरे वर्ग के साथ में, तो सबका अनुपात क्या आ रहा है, बराबर। सबके लिए अनुपात एक ही मिल रहा है हमें, 1/2। मतलब इसकी जो संगत भुजा है वो समानुपाती है, एक ही अनुपात के अंदर है। और इनके जो संगत कोण है वो सारे के सारे कोण किसके बराबर है, 90 के बराबर। तो जब संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तब हम कहते हैं कि जो आकृति है वो अपने पास समरूप है। यानी संगत कोण बराबर थे और संगत भुजाएं समानुपाती थी, क्योंकि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 था, डबल थी। ये भी 2 था, ये 4, ये 2, वो 4, ये 2 और ये 4, मतलब दुगुनी भुजाएं हैं, मतलब एक ही अनुपात में है। तब हम कहेंगे कि जो सारे वर्ग होते हैं वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी जो वर्ग होते हैं वो भी अपने पास क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला देखते हैं कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब किन त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कि ऐसे कौन से त्रिभुज होते हैं जो अपने पास समरूप हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो अपने पास समरूप हैं। 2 ऑप्शन दिए हैं, समद्विबाहु या फिर समबाहु। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, जैसे हमने त्रिभुज बनाया, ये बना दिया जैसे त्रिभुज, इसके अंदर अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये भुजा अलग है। एक और हम दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यहां पर भी हम कहते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। इसका नाम रखा हमने पी क्यू आर। देखना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसमें समान है, इसके अंदर ये और ये वाली भुजाएं समान है। अगर मैं कोण की बात करूं तो ये कोण जैसे मैंने लिख दिया 50 डिग्री। कितना लिखा, 50 डिग्री। तो देखना ये दोनों भुजाएं समान है, तो इसके सामने वाला कोण 50 है, तो इसके सामने वाला भी कोण कितना आएगा, 50 आ जाएगा, 100 हो गया। ये पीछे कितना बचा अपने पास, 80। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। वैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण मैंने बोला है 80 डिग्री। कितना बोल दिया, 80 डिग्री। तो इसके सामने वाला 80 है, तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो ये पीछे कितना बचा, 20 डिग्री। यानी यहाँ पर कोण है 50 50 80, यहाँ पर है 80 80 20। क्या इनके संगत कोण बराबर आ रहे हैं, इनके संगत कोण बराबर नहीं आ रहे हैं। इनकी संगत भुजाएं, हो सकता है कि ये 5 है, ये भी 5, हो सकता है ये 3 है, तो ये भी कितनी होगी, 3। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या बराबर आएगा, ये आ गया 5/3, ये भी आ जाएगा 5/3। लेकिन जरूरी है कि इसका अनुपात भी 5/3 आएगा, क्योंकि इनका अनुपात अलग अलग हो सकता है। साथ में अगर इनके संगत कोण देखें तो ये 50 है, ये कितना है, 80 है। ये 50 है, ये कितना है, 80 है। ये 80 है, ये कितना है, 20 है। मतलब इनके जो संगत कोण है वो भी अपने पास बराबर नहीं आ रहे हैं, और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी अपने पास बराबर नहीं आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं वो तो अपने पास समरूप नहीं होते। लेकिन अगर बात करें हम समबाहु त्रिभुज की, अगला त्रिभुज हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज। देखना, एक समबाहु त्रिभुज जैसे हमने ये बनाया है, और एक समबाहु त्रिभुज हमने ये बनाया। जैसे समबाहु त्रिभुज है तो इनकी जो सभी भुजाएं होगी वो क्या होगी, बराबर।
यानी ये वाली भुजा अगर मैं 3 कहता हूं तो ये भी कितनी होगी 3, और ये भी कितनी हो जाएगी 3। अब समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो सारे कोण क्या हो जाएंगे 60। देखना समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या है समान है। अगर इसके अंदर इस वाली भुजाओं का मैं कहता हूं 5, तो ये भी क्या होगी 5, और ये भी 5, और ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो इनमें भी प्रत्येक कोण कितने का होगा 60 का। तो देखना इनके जो संगत कोण है वो आपस में क्या आ रहे हैं बराबर 60 60 60 60 60 और 60। इनके संगत भुजाओं का अगर अनुपात देखते हैं तो यहां से अनुपात लिखेंगे 3/5, इस भुजा का अनुपात लिखे तो 3/5, और इस भुजा का अनुपात लिखेंगे तो भी 3/5। मतलब जो संगत भुजा हैं उनके अनुपात आए हैं वो बराबर आ रहे हैं, और इनके जो संगत कोण हैं वो भी अपने पास कैसे आ रहे हैं बराबर। तो हम कहेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो अपने पास समरूप होते हैं। मतलब यहां से अपने पास जो समबाहु त्रिभुज होंगे वो कैसे आ जाएंगे समरूप। यानी यहां से अपने पास 3 चीजें क्लियर होती है कि जो सारे वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, सारे वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, और सारे समबाहु त्रिभुज होते हैं वो भी अपने पास समरूप होते हैं। ये 3 चीजें याद रखनी। अगला है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कि भुजाओं की संख्या समान है, दो बहुभुज है, हो सकता है 3 भुजाओं वाले हैं, 4 वाले हैं, 5 वाले हैं, 6 वाले हैं, 7 वाले हैं, भुजाओं की संख्या कुछ भी हो सकती है, वो समरूप होते हैं। वो समरूप कब होंगे जब उनके संगत कोण, जो संगत कोण है वो हमेशा बराबर होने चाहिए। मतलब संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए। संगत कोण कैसे होने चाहिए बराबर। संगत कोण तो बराबर होने चाहिए, चाहे समरूप हो या सर्वांग हो। यहाँ पर हमें समरूप का पूछा है तो उसके अंदर भी संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तथा उनकी संगत भुजाएं, जो संगत भुजाएं हैं अगर समरूप है तो समानुपाती है, समरूप है तो समानुपाती, और अगर सर्वांग है तो वो भी क्या होती है बराबर होती है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो समरूप और सर्वांग के बारे में ये अपने पास कुछ सवाल थे, इसको अच्छे से समझना है कि किस प्रकार से समरूप होता है, किस प्रकार से सर्वांग होता है। साथ में हम कुछ और आकृतियों की चर्चा करते हैं। जैसे जब ये आकृतियां पढ़ते हैं तो अपने पास एक ऑप्शनल सवाल तैयार होता है, वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज है वो समरूप नहीं होता है। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि जब अपने पास ऑप्शनल के अंदर क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। ऑप्शन होंगे अपने पास वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ध्यान रखना है वृत्त है वो समरूप होते हैं, वर्ग है वो भी समरूप होते हैं, फिर समबाहु त्रिभुज है वो भी समरूप होते हैं, और उसके बाद में जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो अपने पास समरूप नहीं होते। कुछ और आकृतियां ऐसी जो अपने पास समरूप होती है तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। ये सारे जो भी अपने पास 90 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज बनते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, समकोण त्रिभुज बनते हैं, वो अपने पास सारे के सारे क्या होते हैं समरूप होते हैं। क्योंकि सबके अंदर 90 का कोण बनेगा तो सबका जो शेप है वो दिखने में एक समान ही लगेगा, उनके साइज है वो अलग अलग हो सकते हैं। साथ में याद रखना है कि जो अपने पास आयत होते हैं, जो भी अपने पास आयत होते हैं वो अपने पास समरूप नहीं होते हैं। मेन चीज यही है कि वर्ग के साथ कभी कभी आप गलती से आयत को भी समरूप बोले तो वो हमेशा गलत रहेगा, क्योंकि वर्ग है वो समरूप होता है, आयत है वो समरूप नहीं होता है। किस प्रकार से वो समझ लेते हैं। ये अपने पास एक आयत है, एक आयत हम और बनाते हैं। देखने जाते हैं तो इसके जो शेप हैं वो हमें एक समान लगते हैं। शेप कैसे लगते हैं एक समान, साइज अलग अलग नजर आती है, तो उसके आधार पर यह नहीं बोल देना है कि ये अपने पास समरूप होगा। एक बार इसके लिए इसके एंगल और इनकी भुजाएं भी देख लेते हैं। एंगल की बात करें तो जो आयत होता है उसके अंदर भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब इनके संगत कोण तो क्या आ गए हैं बराबर है, संगत कोण क्या आ गए हैं बराबर। अब इनकी संगत भुजाएं देखनी है कि संगत भुजाएं समानुपाती है या नहीं है। जैसे ये मैंने आयत बनाया है, इसके अंदर इस भुजा को मैंने लिखा है 5, इसके अंदर लिखा है 5, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसको लिखा है 3, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगी 3। तो ये लंबाई 5 और चौड़ाई 3 वाला अपने पास एक आयत हो गया।
एक और दूसरा आयत दिया हुआ है अपने पास, जिसके अंदर इसको हमने लिखा है 2 और इसको लिखा है 1। इसको 2 लिखा है, लंबाई को 2 लिखा है, चौड़ाई को कितना लिखा है 1। ये भी अपने पास आयत ही बनेगा। अब देखते हैं यहाँ से अनुपात निकालते हैं। तो इन भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 5/2। इसका अनुपात निकाले तो 5/2। इनका अनुपात निकाले तो 3/1 और इसका अनुपात निकाले तो 3/1। क्या सभी जगह जो अनुपात हैं वो बराबर आ रहा है क्या? 5/2 मतलब 2.5, 5/2 मतलब 2.5, 3/1 मतलब 3 और 3/1 मतलब 3। क्या 2.5 और 3 आपस में बराबर होते हैं? ये आपस में बराबर नहीं होते, मतलब इनके संगत कोण तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती नहीं होती है। अतः हम कहेंगे कि जो आयत होते हैं वो अपने पास समरूप नहीं होते हैं। साथ में जो समकोण त्रिभुज होते हैं वो अपने पास हमेशा कैसे होते हैं? समकोण त्रिभुज अपने पास हमेशा समरूप होते हैं, ध्यान रखना है। जैसे समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज बना ही देते हैं। एक समकोण त्रिभुज अपने पास ये है और एक समकोण त्रिभुज अपने पास ये है, ठीक है। अब जो समकोण त्रिभुज है अगर उसके अंदर 90 का कोण बन रहा है यहाँ पर, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि आप पाइथागोरस प्रमेय ना लगाएं और अपनी इच्छा से कोई भी भुजा रखे और फिर कहे कि ये अपने पास समरूप नहीं आ रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का पालन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जैसे कुछ भुजा लिखते हैं, इसको हमने लिखा है 3, इसको लिखा है 4, मतलब आधार 3 है, लंब 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, तो 9 + 16 25 हो जाएगा और 25 का अंडर रूट करेंगे तो अपने पास कर्ण कितना आ जाएगा 5। तो ये अपने पास ट्रिपलेट बनेगा 3 4 5, जिसके अंदर कर्ण है 5, लंब है आपके पास 4, आधार है 3। अब फिर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। अगर इस त्रिभुज के अंदर अगर हम अनुपात लिखे तो अनुपात लिखने से पहले अपने पास भुजाएं होनी चाहिए। ये 90 का यहाँ पर कौन बन रहा है? भुजा लिखते हैं यहाँ पर, जैसे ये अपने पास हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी 10, यानी 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 को जोड़ा तो 100 और 100 का अंडर रूट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 10। मतलब ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा, ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। भुजाएं हमें वो लेनी है जिसकी सहायता से समकोण त्रिभुज बने। तो 3 4 5, अगर 5 को कर्ण माने तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर 8 6 10, यानी 10 को अगर कर्ण माने तो ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 का कोण बन गया। अब ये जो कोण होते हैं वो संगत कोण आपस में क्या आते हैं? इनके बराबर आते हैं। अब देखना, इनके लिए अगर भुजाओं की बात करें तो भुजाओं का अगर अनुपात लिखे तो क्या हो जाएगा? 4/8, 5/10 और 3/6। काटेंगे सबको तो अनुपात एक ही मिलेगा हमें, 1/2। यानी जो संगत भुजाएं हैं वो अपने पास क्या आ रही है? समानुपाती आ रही है। संगत भुजाएं कैसे आ रही है? समानुपाती। और उनके जो संगत कोण है वो भी आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो ध्यान रखना यहाँ से कि जब भी हम समरूप के आधार पर त्रिभुज को आपस में समरूप सिद्ध करते हैं तब वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर समकोण त्रिभुज बनता है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि RHS का नियम लगाते हैं हम। कौन सा नियम लगाते हैं? RHS का जो अपने नियम होता है वो होता है अपने पास समकोण त्रिभुज से संबंधित, और उसके आधार पर हम दोनों त्रिभुजों को क्या लिखते हैं? समरूप लिखते हैं। ये ध्यान रखना है। यानी यहाँ से एक बात क्लियर होती है अपने कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं वो समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ये ध्यान रखना। तो क्या क्या सीखा हमने कि सारे वृत्त, सारे वर्ग, सारे समबाहु त्रिभुज, सारे समकोण त्रिभुज ये समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, आयत है वो समरूप नहीं होते हैं। अगर कोई दो बहुभुज हैं, समान भुजाओं वाले हैं, अगर वो समरूप होंगे तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी। अगर संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर होते हैं तो समरूप होता है। अगर संगत कोण बराबर है और भुजाएं भी समान है तब उसको हम सर्वांग सम कहते हैं। अगला है अपने पास कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। कि यहाँ पर हमें समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है उसके हमें क्या लिखने हैं? उदाहरण लिखने हैं। तो
तो ऐसी आकृतियां जो समरूप हैं, ऐसी आकृतियां जो समरूप है तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं वर्ग होता है, वृत्त होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, साथ में हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज। फिर ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और साथ में लिख सकते हैं आयत। ये अपने पास समरूप नहीं होते हैं। तो आकृतियां लिखी हमने कि जो समरूप हैं वो है वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है उसके अंदर लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज और आयत। अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में इनको डायग्राम बनाकर चेक करने हैं तो आप यहाँ पर वर्ग बना दीजिए, और वर्ग को समरूप बताना है वर्ग के, यानी दो वर्ग बनाने हैं, उनकी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग लेनी है, तो वो आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। जबकि अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, दो त्रिभुज ऐसे बनाने हैं जिनकी दो भुजाएं समान है, तो वो आपस में समरूप नहीं होंगे। अगर आप दो आयत भी बनाते हैं अलग अलग भुजा लेकर, तो उनका भी जो अनुपात आएगा भुजाओं का वो बराबर नहीं आएगा, यानी उसको भी हम समरूप नहीं बोलेंगे। अगला है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अब समरूप है तो उनके जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए, और जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं तो इस आकृति के बारे में हमें चेक करना है कि ये जो दोनों आकृतियां हैं वो अपने पास समरूप है या नहीं है। अगर इनको देखते हैं तो यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 3 है, इधर भी 1.5 है, इधर 3 है, इधर 1.5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 1.5 है, यहाँ पर 3 है। जब देखते हैं तो पता चलता है कि जो यहाँ पर भुजा है उनकी डबल यहाँ पर है। मतलब अगर इनका अनुपात लिखेंगे, संगत भुजाओं का अगर अनुपात लिखे तो होगा 1/5/3, 1/5/3, 1/5/3 और 1.5/3। जब इनको काटेंगे तो अनुपात आएगा अपने पास 1/2। मतलब इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो तो अपने पास समानुपाती आ रही है। संगत भुजाओं का अगर अनुपात देखें तो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, सबके लिए 1/2 ही मान प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर इनके संगत कोण की बात करें तो इनके अंदर जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का है, जबकि इसके अंदर अपने पास जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का नहीं है, यानी संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण अपने पास बराबर नहीं है। संगत भुजाओं का अगर अनुपात लिखते हैं तो वो अपने पास बराबर आ रहा है, लेकिन संगत कोण की बात करें तो वो आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। तब हम कहेंगे कि ये जो चतुर्भुज बने हुए हैं वो अपने पास समरूप नहीं है। जैसे ये अपने पास वर्ग है और ये अपने पास समांतर चतुर्भुज है, तो इनको जब देखते हैं तो ये अपने पास भुजाओं के आधार पर तो एक दूसरे के समानुपाती आ रहे हैं, लेकिन अगर कोण की बात करें तो इनके संगत कोण बराबर नहीं आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यह जो आकृतियां हैं वो आपस में समरूप नहीं है। आगे अपने पास एग्जाम्पल है कुछ, जिसके अंदर कहा गया है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर AE/AC। हम ऑलरेडी BPT और कन्वर्ज ऑफ BPT पढ़ चुके हैं, तो उसके आधार पर इस सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखना हमें सवाल में क्या कहा गया है कि अपने पास एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है अपने पास ABC। त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। उसकी भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें, भुजा BC के समांतर हो। यानी यहां पर अपने पास बिंदु लेने हैं, एक बिंदु है D, एक बिंदु है E। D है वो AB को प्रतिच्छेद कर रहा है, E है वो AC को प्रतिच्छेद कर रहा है, और ये जो D रेखा है वो BC के समांतर है। कहा गया है भुजा BC के समांतर होनी चाहिए। सिद्ध करना है कि AD/AB बराबर AE/AC। तो पहले तो ये कि दिया हुआ क्या है, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, दिया हुआ है अपने पास
कि जो डी है वो समांतर है बीसी के, कि डी तथा बीसी आपस में क्या है, समांतर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एडी बटे ए बी, एडी बटे में ए बी बराबर ए बटे में ए सी, कि जो छोटा भाग है इसके बटे में बड़ा भाग आना चाहिए, और इधर भी ये जो छोटा भाग है इसके बटे में बड़ा भाग आना चाहिए। हल करते हैं। अगर हम त्रिभुज एबीसी की बात करें, अगर हम त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें दिया गया है कि डीई है वो समांतर है बीसी के, डीई है वो बीसी के समांतर है। अतः जब भी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हम कोई रेखा खींचते हैं और वो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो वो एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, इसको हम बीपीटी बोलते हैं। तो बीपीटी थ्योरम के आधार पर हम लिख सकते हैं, अतः बीपीटी द्वारा हम क्या लिख सकते हैं कि एडी बटे में डीबी, एडी के बटे में डीबी आ जाएगा और ए के बटे में ईसी आ जाएगा, ए बटे में ईसी। हमें हल करके निकालना है कि एडी के बटे में ए बी आना चाहिए, यानी ये एडी तो ओके है लेकिन ये डीबी की जगह क्या आना चाहिए, ए बी। अब डीबी से ए बी का निर्माण कब होगा, जब डीबी के अंदर एडी को ऐड किया जाएगा। यहाँ पर भी ए के बटे में ए सी आना चाहिए, यानी ईसी के अंदर हमें ए को जोड़ना पड़ेगा, यानी जो ऊपर वाले भाग है वो नीचे वाले भाग में जुड़ने चाहिए। अब ये डायरेक्ट हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको पलट देते हैं, इसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, इसको पलट देते हैं। इसको हम लिखते हैं समीकरण एक, समीकरण एक को पलटने, समीकरण एक को अगर हम पलटते हैं तो जो डीबी है वो ऊपर चला जाएगा और जो एडी है वो बटे में आ जाएगा। वैसे ही ईसी है वो ऊपर चला जाएगा, ए है वो नीचे आ जाएगा। अब डीबी से हम एबी का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि डीबी के अंदर हमें एडी ऐड करना है तो उसके लिए हम दोनों पक्षों में एक जोड़ सकते हैं। अब एक जोड़ेंगे तो होगा क्या कि जैसे एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस में 1 आएगा और उसका मतलब है हमें एडी और एक का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम एडी आएगा और जो एडी वाला भाग है वो क्या चला जाएगा ऊपर, यानी हमें दोनों पक्षों के अंदर एक जोड़ना पड़ेगा। दोनों पक्षों में एक जोड़ने, दोनों पक्षों में अगर हम एक को जोड़ते हैं तो अपने पास ये हो जाएगा डीबी बटे में एडी प्लस 1 और ये होगा अपने पास ईसी बटे में ए प्लस 1। देखना यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, तो एडी और एक का एलसीएम कितना आ जाएगा, एडी। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, तो ए और एक का एलसीएम कितना आ जाएगा, एक। बटे में कुछ नहीं है तो कितना लिख देते हैं, एक। इसके भी बटे में कुछ नहीं तो कितना लिख देते हैं, एक। अगर हम एडी और एक का एलसीएम लेते हैं तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा एडी, एडी का भाग एडी में एक बार, एक का गुणा डीबी के साथ में करेंगे तो हो जाएगा डीबी प्लस एक का भाग एडी में देते हैं तो एडी आएगा, एडी का गुणा एक के साथ करेंगे तो हो जाएगा एडी बराबर। अगर हम ए और एक का एलसीएम लेते हैं तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा ए का भाग ए में एक बार, एक का गुणा ईसी के साथ करेंगे तो हो जाएगा ईसी प्लस एक का भाग ए में ए बार, ए का गुणा एक के साथ में करेंगे तो हो जाएगा ए। अब डीबी प्लस एडी, डीबी और एडी को ऐड करें तो अपने पास क्या बनता है, ए बी बनता है। तो ये हो गया अपने पास ए बी और बटे में क्या आ जाएगा, ए डी।
EC और AE को जोड़े, EC AE को जोड़े तो क्या बन जाएगा, AC। तो ये आ गया अपने पास AC और बटे में AE। देखना, इसको अगर हम बोलते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 को हमने पलटा था, अब समीकरण 2 को वापस पलटना है। वापस पलटेंगे तो क्या होगा, DB है वो ऊपर चला जाएगा, AD का आ जाएगा नीचे, AC है वो नीचे आ जाएगा, AE का चला जाएगा ऊपर। तो समीकरण 2 को पलटने पर मतलब जो काम यहाँ पर किया था वो काम वापस करना है। मतलब यहाँ पर पलटा था तो उल्टे हो गए थे, अब ये उल्टे ही चल रहे थे, वापस इसको पलटेंगे तो सीधे हो जाएंगे। समीकरण 2 को पलटने पर, समीकरण 2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, AD बटे में AB और ये हो जाएगा अपने पास AE बटे में AC। यही हमको सिद्ध करना था, एंस प्रूव। सिंपल सवाल था। अगर हमें बीपीटी थ्योरम आती है तो इसके आधार पर इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। बीपीटी के द्वारा हमने इनका अनुपात लिखा है, फिर क्या किया है, इनका जो क्रम है वो बदल दिया है, ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर, यानी अंश तथा हर को बदल दिया। फिर दोनों पक्षों में एक जोड़ा, तो जो हर वाला भाग था वो अंश के अंदर जुड़ गया, तो अपने पास AD के बटे में AB वाला भाग मिला और AE के बटे में AC वाला भाग मिला। यानी यहाँ से आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जब हम बीपीटी थ्योरम लगाते हैं, अगर कहीं पर बीपीटी थ्योरम लगती है तो इस छोटे वाले भाग के बटे में छोटा वाला भाग, इस छोटे वाले भाग के बटे में ये छोटा वाला भाग, ये तो लिखते ही हैं। साथ साथ में याद रखना है कि इसके बटे में आप ये पूरा भाग भी लिख सकते हैं और इसके बटे में आप ये पूरा भाग भी लिख सकते हैं। साथ में इसके बटे में ये पूरा भाग लिख सकते हैं और इसके बटे में भी ये पूरा भाग लिख सकते हैं। ये अपने पास बीपीटी थ्योरम के जो एक्स्ट्रा यूज है वो है, जिसके आधार पर हम ये दूसरे अनुपात भी आपस में लिख सकते हैं। अगला सवाल है अपने पास कि ABCD एक समतलम है जिसमें AB तथा DC समांतर है। असमांतर भुजाओं AD और BC पे क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। दर्शाइए कि AE बटे ED बराबर BF बटे FC है। समतलम के बारे में बोला गया है, समतलम का निर्माण करते हैं। समतलम है जिसका नाम बोला गया है ABCD, ABCD, और इसके अंदर कहा है कि AB है वो DC के समांतर है, कि AB और DC क्या है, समांतर है। असमांतर भुजा AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। AD पर क्या है अपने पास, E है, और BC पर अपने पास कौन सा बिंदु है, F है। इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है, कि E और F को अगर हम मिलाते हैं तो EF रेखा बनेगी, और ये EF है वो किसके समांतर बोली है, AB के, यानी EF AB के समांतर है और AB और DC समांतर है, यानी EF है वो DC के भी समांतर हो जाएगी। ये हमने जो रेखा खींची है बीच में EF, ये वाली रेखा है, ये AB के भी समांतर है और DC के भी समांतर है। दर्शाना है कि AE बटे ED, कि AE बटे में ED बराबर BF बटे में FC, ये हमें दर्शाना है। तो पहले दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है अपने पास, समतलम ABCD, और उसके अंदर क्या दिया गया है कि AB समांतर DC, AB समांतर क्या है, DC, साथ में जो EF समांतर है वो क्या है, AB, EF समांतर AB के, EF किसके समांतर है, AB के। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AE बटे में ED बराबर BF बटे FC, ये हमें सिद्ध करना है। देखना इस सवाल के अंदर अगर हम कुछ रचना करते हैं, रचना किस प्रकार से कि A तथा C को मिलाते हुए अगर हम कोई रेखा खींचे, A तथा C को मिलाते हुए अगर हम कोई रेखा खींचे इस प्रकार से,
ये हमने एक रेखा खींची है ए तथा सी को मिलाते हुए। जैसे ये रेखा खींचेंगे तो अपने पास होगा क्या, देखना। अगर हम त्रिभुज एडीसी की बात करते हैं, ये जो नीचे वाला त्रिभुज है इसकी बात करते हैं, तो ये वाली जो भुजा है इसको अगर नाम देते हैं यहाँ पर ओ, तो ये जो ईओ है वो किसके समांतर हो जाएगी, डीसी के, क्योंकि ईएफ समांतर थी एबी, तो ईएफ किसके समांतर हो जाएगी, डीसी के। और इस ईएफ के अंदर से ये अपने पास क्या बन रही है, ईओ, तो ये ईओ किसके समांतर हो जाएगी, डीसी के। तो हम कह सकते हैं कि ये अपने पास बीपीटी थ्योरम यहाँ पर लग सकती है, ये और ये भुजा समांतर है, तो ए के बटे में ईडी लिख सकते हैं और एओ के बटे में ओसी लिख सकते हैं, अपने पास अनुपात आ जाएगा। फिर अगर हम इस दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं एबीसी की, तो इसके अंदर जो अपने पास ओएफ वाला भाग है वो एबी के समांतर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से भी जो भुजाओं के अनुपात होंगे वो क्या होंगे, बराबर। यानी एक बीपीटी थ्योरम तो यहाँ पर लगेगी, एक बीपीटी थ्योरम यहाँ पर लगेगी। दोनों के अंदर देखते हैं तो जो बीच वाला भाग है वो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, यानी जो साइड वाले भाग होंगे उनका अनुपात भी आपस में क्या आ जाएगा, बराबर। हल करने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति के अंदर क्या लिख सकते हैं कि समलम एबीसीडी में, समलम है अपने पास एबीसीडी, उसके अंदर हमें कहा गया है कि AB समांतर BC, साथ में बोला है कि EF समांतर AB, तो अपने पास जो EF है वो समांतर क्या हो जाएगा, DC, क्योंकि EF है वो AB के समांतर है और AB DC के समांतर है, यानी EF है वो भी DC के समांतर हो जाएगा। यहाँ पर आप रचना वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। रचना के अंदर हमने क्या लिखा, ए व सी को मिलाया है, ए व सी को क्या किया है, मिलाया है। तो ए और सी को जब मिलाते हैं तो वो ई एफ को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ पर। ये अपने पास लिखा हुआ है कि ए बी तथा डी सी समांतर है, ई एफ है वो ए बी के समांतर है और ए बी डी सी के समांतर थी, तो ई एफ भी किसके समांतर हो जाएगा, डी सी के। अब ई एफ है उसी का छोटा भाग क्या बन रहा है, ई ओ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ई एफ है, ई एफ रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित हो रही है। अतः क्या हो जाएगा कि जो ईओ है वो किसके समांतर हो जाएगी, डीसी के। अतः हम लिख सकते हैं कि ईओ समांतर डीसी तथा जो ओ एफ है वो किसके समांतर हो जाएगी, ए बी के। ओ एफ समांतर ए बी, यानी ये वाला जो टुकड़ा है वो इसके समांतर रह जाएगा और ये वाला टुकड़ा है वो इसके समांतर रह जाएगा। यहाँ पर हम त्रिभुज चुनते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखना, त्रिभुज एडीसी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो ईओ है वो किसके समांतर है, डीसी के। तो यहाँ पर बीपीटी के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, बीपीटी द्वारा, और बीपीटी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ईओ समांतर डीसी। तो बीपीटी द्वारा हम लिख सकते हैं कि ए बटे में एडी बराबर एओ बटे में सीओ। इसके बटे में ये लिखा है, इसके बटे में ये लिखा है। भुजा एओ है तो उसको ओ ए भी लिख सकते हैं, ओ सी है उसको सी ओ भी लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा की माप तो समान ही रहेगी, उसका नाम आप आपस में एक दूसरे के साथ में चेंज कर सकते हैं कि सी ओ है तो उसको ओ सी भी लिख सकते हैं, भुजा की माप वही रहेगी। तो हमने लिखा एओ के बटे में सी ओ। ये अपने पास हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज हम चुनते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो उसके अंदर अपने पास ओ एफ किसके समांतर दिया है, ए बी के। तो यहाँ पर भी बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं
बीपीटी द्वारा। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है कि जो OF है वो समांतर हैं AB की। तो अनुपात क्या आएगा अपने पास, लिख सकते हैं AO बटे में CO, यानी इसके बटे में ये लिख सकते हैं तो इसके बटे में ये भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब आप अनुपात लिखें तो जो पतला वाला सिरा है वहां से स्टार्ट करें, आप यहाँ से भी अनुपात लिख सकते हैं कि इसके बटे में ये लिखें, इसके बटे में ये लिखें तो भी अनुपात सही होता है, और इसके बटे में ये लिखना चाहते हैं, इसके बटे में ये लिखना चाहते हैं तो भी सही होता है। यानी अगर आप ABC के अंदर अनुपात लिखना चाहते हैं तो CO के बटे में AO लिख सकते हैं और FC के बटे में BF लिख सकते हैं। साथ में ऐसा भी कर सकते हैं कि AO के बटे में CO लिखे और BF के बटे में FC लिखे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। AO बटे CO और ये हो जाएगा अपने पास BF बटे FC। इसके बटे में ये लिखा है, इसके बटे में ये लिखा है। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो इसके अंदर भी AO बटे CO है, इसके अंदर भी AO बटे CO है, तो ये वाले भाग अपने पास हट जाएंगे और क्या बचेंगे, AE बटे ED बराबर BF बटे FC, जो कि हमें सिद्ध करने के लिए लाना था। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं कि AE बटे में ED बराबर BF बटे में FC, यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि दोनों जो समीकरण है उसके अंदर एक एक भाग दोनों में बराबर है, यानी जो दूसरा भाग बचा है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों के अंदर AO बटे CO वाला भाग बराबर था, तो जो शेष भाग है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखा AE बटे ED बराबर BF बटे FC, जो कि हमें सिद्ध करके लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 3 है अपने पास, जिसके अंदर कहा गया कि आकृति में PS बटे SQ, यानी इसके बटे में ये लिख सकते हैं, और PT बटे TR, PT के बटे में TR लिख सकते हैं, तथा कोण PST तथा कोण PRO, PRO नहीं है, PRQ है, PST और PRQ ये आपस में समान है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इस पूरे त्रिभुज को हमें क्या बताना है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके अंदर अगर हम लिखें तो अपने पास दिया हुआ क्या है, पहले जब भी कोई सिद्ध करने वाला सवाल होता है तो उसके अंदर हमें ये लिखना जरूरी होता है कि हमें क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वो लिखनी है, उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। तो अपने पास गिवन क्या है कि PS बटे SQ, PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। साथ में जो कोण PST है, कोण PST वो किसके बराबर है, PRQ के, PRQ के, ये हमें सवाल में गिवन है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी त्रिभुज PQR के अंदर दो भुजाएं ऐसी होंगी जो आपस में क्या होगी, बराबर, यानी PQR को हमें समद्विबाहु त्रिभुज बताना है। सॉल्व करते हैं। देखना, अगर हम त्रिभुज PQR की बात करते हैं, त्रिभुज PQR में अपने पास लिखा हुआ है कि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, ये हमें सवाल में गिवन है, ये सवाल में हमें दिया हुआ है कि PS बटे SQ PT बटे TR, यानी जब अनुपात बराबर दिया जाए त्रिभुज के अंदर और कोई एक रेखा है वो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद भी कर रही है, तो वहां पर हम BPT का यूज करते हैं और BPT के अंदर ये वाला ही अनुपात लिखते हैं। अब की बार अनुपात दिया हुआ है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ST और QR ये आपस में समांतर है, कन्वर्ज ऑफ BPT यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ BPT, यानी BPT के विलोम द्वारा, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT का जब हम विलोम यूज करते हैं तो उसके आधार पर लिख सकते हैं कि ST समांतर QR, कि ST और QR आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर है।
अब समांतर है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो कोण कहाँ पर बनेगा, क्यू पर। कारण क्या लिख सकते हैं कि ये एस पर बनने वाला और क्यू पर बनने वाला कोण समान होगा, क्योंकि जब भी कोई समांतर भुजाएं होती है उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो उनकी संगत स्थितियों पर जो कोण बनते हैं, समान संगत स्थितियां होती है, उस पर जो कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, उसको हम संगत कोण कहते हैं। तो एस पर बनने वाला कोण और क्यू पर बनने वाला कोण बराबर होगा, टी पर बनने वाला कोण और आर पर बनने वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर। कारण क्या लिखना है, संगत कोण। समान संगत स्थितियों पर बने कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर। एक तो ये हो गया। और सवाल के अंदर में क्या दिया हुआ है कि कोण पी एस टी है वो कोण पी आर क्यू के बराबर है, ये मैं सवाल में दिया हुआ है। अगर इसको समीकरण 1 कहे, इसको समीकरण 2 कहे, तो पी एस टी पी क्यू आर के बराबर है, पी एस टी है वो पी आर क्यू के बराबर भी है, यानी पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से जो अपने पास कोण है पी क्यू आर वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर क्यू के। पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर आ रहे हैं, पी क्यू आर ये वाला कोण और पी आर क्यू ये वाला कोण, ये और ये कोण आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर। यानी अगर ये कोण आपस में बराबर है तो इनके जो सामने वाली भुजाएं होगी, जो संगत भुजाएं होगी इनके सामने वाली, वो भी क्या होगी, समान। तो इसके सामने वाली भुजा है अपने पास पी आर और इसके सामने वाली भुजा है पी क्यू, यानी पी आर और पी क्यू आपस में क्या आ जाएगी, बराबर। क्यों, क्योंकि अगर कोण समान है तो उनके सामने की भुजाएं भी कैसी होती है, समान। तो समान कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, समान। लिखेंगे पी आर बराबर पी क्यू। लिख सकते हैं यहाँ से कि पी आर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, पी क्यू। कारण लिख सकते हैं समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है उसके अंदर दो भुजाएं बराबर आ रही है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया। मतलब ये मैं अनुपात दिया था तो उसके आधार पर हमने कहा कि ये समांतर हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, और ये वाला कोण और ये वाला कोण सवाल में बराबर दिया हुआ है, यानी ये और ये कोण भी आपस में क्या आ गए, बराबर। तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर। इसके सामने भुजा पी आर, इसके सामने भुजा पी क्यू, और जो त्रिभुज पी क्यू आर है उसकी दो भुजा थी ये, तो दो भुजाएं बराबर आ गई, मतलब त्रिभुज क्या बन जाएगा अपने पास, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसके साथ ही आज की क्लास अपने यही तक रखते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हमने प्रश्नावली 6.1 को पढ़ा है और जो एग्जाम्पल 1, 2, 3 थे उनको सीखा है। हमें आशा है आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।